इसी के साथ इससे एक रिलेट करती हुई चीज़ ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तादाद जो है ऐसे लोगों की है जो कि बहुत ही मतलब फाइनेंशियली वीक भी हैं, तो उसमें एक चीज़ आती है कि गोल्ड प्राइस का सीन ये है कि गोल्ड प्राइस जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो आम आवाम के लिए अप्रोच करना मुश्किल होता है, वो नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। बट इस वक्त गोल्ड की प्राइस में कमी देखी गई है, जो कि अच्छी खबर है, क्योंकि जब लोग अपनी बच्चों की शादी करते हैं या इसके अलावा भी देखा जाए तो गोल्ड की ज्वेलरी जब परचेज़ की जाती है तो ये पिछले कुछ अरसे में हमने देखा बहुत कम हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि इतने ज़्यादा प्राइजेस थे कि आम आवाम के लिए आसान नहीं था उसको लेना, आसान नहीं था अफोर्ड करना। तो इसमें जो कमी आई है ये भी एक खुशआइन बात है। तो इस हवाले से ये है कि जो लोग अपनी बच्चियों की शादी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी। ताल्लुक इंटरनेशनल पुलिस से भी रहा है, यूनाइटेड नेशन के साथ भी सर आपने काम किया है, इसके अलावा आपने साइबर क्राइम पे भी बड़ा काम किया है। तो एक बड़ा अहम सवाल है साइबर क्राइम के हवाले से, लोगों के जहन में बड़ा ये होता है। पहले तो मैं चाहूँगी आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं, व्यूअर्स को, कि साइबर क्राइम में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि अपने इस प्रोग्राम में वो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं जो लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं। अच्छा, साइबर क्राइम में बेसिकली मैं एज अ डेपुटेशन में रहा हूँ, 1 साल मैंने काम किए, और जिस टाइम मैंने साइबर क्राइम ज्वाइन किया उस वक्त इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और FIA में भी उसको एक नॉर्मल सा यूनिट समझा जाता था। तब है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि जी वो जो एक हमें ऐसे कहते हैं कि जी साइड लाइन के तौर पर भेजा गया था। बट चूँकि मेरा उसमें एक इंटरेस्ट था तो मेरी लर्निंग वहाँ से बहुत हुई, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस में वहाँ डील किया। और अब इस वक्त जो है साइबर क्राइम की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना भी आप डिजिटल लाइफ की तरफ जा रहे हैं वो इजी है, बट उसके साथ साथ उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं अगर आप उसका मिसयूज़ करते हैं तो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल के दौर में जो साइबर क्राइम्स में इश्यूज आ रहे हैं, ब्लैकमेलिंग, आपके साथ फ्रॉड, चीटिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हैकिंग आपके जो है आपके ईमेल और आपके व्हाट्सएप जो आपके हैक हो जाते हैं अकाउंट्स। उसके अलावा मोस्टली जो लोगों की शिकायत होती है इस हवाले से कि जी ब्लैकमेल किया जा रहा है, इधर मेल और फीमेल दोनों साइड से ये कंप्लेंट्स होती हैं। उसके अलावा फ्रॉड्स, डेली बेसिस पे नए नए फ्रॉड सामने आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब नेक्स्ट जो आप समझ लें कि आने वाला दौर है उसमें यही चीज़ें सारी AI और इसके अलावा एक दौर हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखा, क्योंकि आप 2008 से जो है वो इस इंडस्ट्री में, मैं 96 से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। तो एक वक्त हमने देखा कि जैपनीज़ टेक्नोलॉजी जो है उसके आगे अगर हम किसी और टेक्नोलॉजी की अगर बात करते तो कोई कहते हैं नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो आज जैपनीज़ टेक्नोलॉजी को चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के सामने बड़ा मतलब एक कहने के कॉम्पिटिटर सामने आ चुका है, और जो फीचर्स चाइना लेकर आ रहा है, जिस तरीके से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस वक्त पूरी दुनिया में मतलब मैं कहूँ कि उसको जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो एक बड़ा पॉजिटिव है। तो कहाँ देखते हैं जापानीज़ टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी या कोरियन टेक्नोलॉजीज़ को? बिल्कुल शाह साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। आप ये देखें कि 80s से जो है हमारे पास जो है जापानीज़ गाड़ियों की इंपोर्ट चल रही है। जापानीज़ गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं और मोस्ट रिलायबल जापानीज़ गाड़ियों को ही समझा जाता है। ऐसा ही है। अभी भी जो जापानीज़ गाड़ियों के फीचर्स हैं और जापानीज़ गाड़ियों की जो रिलायबिलिटी है वो मतलब उसको चाइना अभी तक मैच नहीं कर पाया। लेकिन ये है कि जिस प्राइस ब्रैकेट में जापानीज़ गाड़ियाँ अब इस वक्त फॉल कर रही हैं वो अब लोगों को अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल हो गया। अब ये चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर ये हुआ कि चाइनीज़ गाड़ियों ने इस कदर के फीचर्स गाड़ियों के अंदर जो है वो बिल्ड किए और उस प्राइस में गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की कि लोग जो हैं अब वो उन गाड़ियों की तरफ जाना शुरू हो गए। क्योंकि अगर वो फीचर्स अगर जापानीज़ टेक्नोलॉजी लेकर आती है तो प्राइस जो है वो डबल हो जाती है। इस वजह से जो है चाइना को एक एज हासिल है कि वो जो फीचर्स दे रहा है वो शायद जापानीज़ प्राइस में नहीं आएगी, वो ब्रैकेट में नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा जापानीज़ गाड़ियों में एक जो हमारी लोकल जो असम्बलिंग है जापानीज़ गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चरर हैं उसमें ये है कि जो बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट है जापान की और जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग है उनके मॉडल्स में काफ़ी डिफरेंस है।
मतलब वो पाकिस्तान के लिए जो चीज़ बनाई जाती है वो थोड़ी सी उसे सबस्टैंडर्ड रखा जाता है, और जो बाकी कंट्रीज में जो चीज़ दी जाती है या एक्सपोर्ट की जाती है, ये वहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मॉडल जो है जी उनकी जो फीचर्स हैं और उनकी जो चीज़ें वो काफ़ी प्रीमियम होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो गैप है। जी जनाब, आपसे बातें तो हमने बहुत करनी है, क्योंकि ये जो स्कैम है ना जी, और ये लोगों के साथ जो फ्रॉड जो हो रही है, ये तो हम कॉमन टॉपिक है। अगर 15 दिन भी बात करेंगे ना तो कम रहेगी। तो कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज के लोग उससे सीखें ताकि वो फ्रॉड और चीटिंग से बच सकें, थोड़ी सी डिटेल में बताएं। शाह साहब, आपके चैनल के हवाले से मैं ये मैसेज दूंगा कि जी सोशल मीडिया पे अपने आप को कम से कम एक्सपोज करें। हमने शायद इस चीज़ को एक रूटीन बना लिया अपनी कि हम जो भी दिन में काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो वो अपने उसका ब्रांड भी दिखाना है कि जी हमने किस ब्रांड के कपड़े पहने हुए। मतलब है कि जो शो ऑफ है, इस चीज़ ने लोगों को बर्बाद किया है। तो एक लिमिटेशन उसकी रखें आप अपनी सोशल मीडिया पर, जी क्या चीज़ मैंने शेयर करनी है और क्या चीज़ मैंने शेयर नहीं करनी। बिल्कुल, स्पेशली जब आप अपना पर्सनल डाटा शेयर करते हैं तो वो अपने आप को आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो जितना आप सोशल मीडिया पे एक्सपोज होंगे, दूसरे लोगों को उतना ही ज़्यादा मौका मिलेगा आपके साथ फ्रॉड करने का या आपकी उन चीज़ों को मिसयूज़ करने का। क्योंकि देखिए बाज़ औक़ात होता ही है कि जो बिजनेसमैन है वो तो चले ठीक है जी, वो एयरपोर्ट जा रहा है, वो किसी ऑफिस जा रहा है, लेकिन जो फैमिली के लोग हैं वो अपनी एक्टिविटी जो है उसको महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या कहेंगे सर? उस हवाले से देखें, आजकल जो है ना सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया, स्पेशली इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, कि जी आप अपनी वीडियो शेयर करें, उस पर जितने लाइक्स होंगे आपको उतने पैसे मिलेंगे। ये एक माइंड सेटअप बना दिया गया है नई जनरेशन का, जी आप कोई काम ना करें, आप वल्गर किस्म की वीडियो डाल दें उस पर, ठीक है जी, पोंगी पोंगी वीडियो डाल दें, लोग उसको देखेंगे, उसमें आपको पैसे मिल रहे। तो जब आप ये माइंड सेटअप एक नई यूथ का बना देंगे कि ये आप काम कुछ ना करें, मेहनत की तरफ ना जाएं, इजी वे टू मनी वजह वही है कि जी वीडियोस बना के डालते रहें या वीडियोस देखते रहें, कंटेंट वीडियो देखने के भी पैसे एग्जैक्टली देखने के ही पैसे, तो वो आप वेस्टेज ऑफ टाइम है, उस चीज़ से बचें। जैसे कि अपनी जो चीज़ें हम किसी पॉजिटिव वे में लेकर जाएं, सोशल मीडिया पर कम से कम उन चीज़ों का, हाँ अगर आपकी कोई पॉजिटिव चीज़ है आप उसको बिल्कुल बताएं सोशल मीडिया पे, लोगों को उससे अवेयरनेस हो। आप जो है आजकल सेंटर में हैं और ख़वातीन आपके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा काम शुरू कर दिया है कि जो और सेफ हो गया। क्योंकि ये फील्ड में थोड़ा सा हमें होता था कि भाई ये कोई नुकसान तो नहीं देंगी चीज़ें, क्योंकि कुछ अगर कोई ट्रीटमेंट्स करवाई जा रही हैं, बोटॉक्स है या XYZ ड्रिप्स लग रही हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो थोड़ा सा ख़वातीन डरती है। लेकिन आपने उसमें जिद्दत ये डाली कि आपने होम्योस्थेटिक फिजिशियन का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया, जो कि सिक्योर हो गया, क्योंकि होम्योपैथिक को लोग वैसे सिक्योर समझते हैं। होम्योपैथिक का वैसे भी अगर हम देखें ना, कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। अब एस्थेटिक्स आप हैं तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये ख्याल कैसा आया आपके ज़हन में? मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, वो जो मुझे ख्याल आया, ये देखा मैंने कि होम्योपैथिक जो है किस किस स्पेशलिटी में आगे निकल सकती है। सही। तो आपको पता है कि लैंड ऑफ होम्योपैथिक जो है वो इंडिया को कहा जाता है। तो देखती रही, सर्चिंग करती रही, फिर थोड़ा ख़वातीन की तरफ से, और खुद भी एक खातून हूँ, तो एस्थेटिक की तरफ थोड़ा जहन हुआ कि ये चीज़ इस तरफ जाते हैं, किस तरह जा सकते हैं। उसके लिए मैंने सर्चिंग की, तो मुझे पाकिस्तान दुनिया के पहले जो होम्योपैथिक फिजिशियन हैं डॉक्टर ललित दसाना हैं, तो उनको मैंने देखा, उनसे इंस्पिरेशन हुई, उनसे वो समझे मेरे मेंटोर भी हैं, उनको मैं देखती रही। उनकी जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका ताल्लुक भी इंडिया से है? इंडिया से है। उनकी जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से कर रहे हैं काम ना, एस्थेटिक को और होम्योपैथिक को किस तरह लेके चल रहे हैं, ये जो पाकिस्तान में हम सोच भी नहीं सकते। और मुझे ये भी पता था कि जब मैंने ये स्टेप उठाना है तो 10,000 सवाल मेरे ऊपर उठने, क्योंकि हम लोगों का तो तरीका यही है कि कोई ऊपर जा रहा हो तो टांग पहले खींची जाती है उसकी। जो अपने ही होते हैं वो पहले कहते हैं कि नहीं क्यों, किस लिए, पॉजिटिविटी की तरफ हम नहीं देखते। तो उनको देखते हुए वो किस तरह काम कर रहे थे, तो मुझे उनकी बस मैंने जर्नी को देखते हुए उन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट किया। अब मसला यहाँ पे आया कि वहाँ के कुछ अलग लॉज हैं, यहाँ के कुछ अलग लॉज हैं, वहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के डोमेन्स कुछ अलग